लेकिन जब मैं घर वापस पहुंचा तो जो मेरे घर का हाल था, या जो जिस तरह का घर में तबाही थी, जो लूटा गया घर मेरा, जो चीज़ें तोड़ी गई, उसमें से तारे भी तोड़ी गई यहाँ, तो इसलिए मैं रात आपसे बात भी नहीं कर सकता। और वैसे भी इस कमरे में बैठना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी इस किस्म की टेयर गैसिंग घर में थी कि हमारे से अभी तक आंखों में उसका असर है। तो इसलिए मैं कल आपसे बात नहीं कर सका। एक तरह अच्छा है मैं आपसे नहीं बात कर सका, क्योंकि कल मैं बड़ा गुस्सा था मेरे में, जो मेरे घर से हुआ, और गुस्से में इंसान को बात नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे पहले अपनी कौम के सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कौम मुझे 50 साल से जानती है। कोई और पाकिस्तानी नहीं है जिसको 50 साल से कौम जानती हो। 50 साल से मैं मीडिया पे हूं, मेरी जिंदगी पब्लिक है, छुपी हुई जिंदगी नहीं है। जो मैं था कौम जानती है, जो था कमजोरियां भी थी, अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी दी, लेकिन कोई चीज कौम से छुपी नहीं रही। बाहर के अखबारों में इंटरनेशनल मेरे ऊपर तबसरे हुए हैं, वहां भी बात करते हैं मेरी क्या ताकत और कमजोरी थी। लेकिन एक चीज 50 साल में सारी कौम जानती है कि इमरान खान ने कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। कभी भी इमरान खान जब क्रिकेट खेलता था, मैच फिक्सिंग में इमरान खान का नाम नहीं आया। अगर कोई क्रिकेट दुनिया में जानता था इमरान खान को क्रिकेट के अलावा, तो ये वो कप्तान जानता था जो दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके आया। यानी कि पहला कप्तान था दुनिया में जिसने कैंपेन चला के, और आज अगर क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हैं तो वो इमरान खान की वजह से कि जीते भी तो हम ईमानदारी से जीते। उससे पहले पाकिस्तान में जब कोई टीमें मैच हारती थी, वो कहती थी अंपायरों की वजह से हार गए। इमरान खान के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि मैं जो आज यहां जमान पाक में बैठा हूं, मैं अपनी कौम से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इमरान खान ने कोई जुर्म किया है? 96 मुकदमे केसेस मेरे ऊपर कर दिए, 96, दहशतगर्दी, कत्ल, तौहीन मजहब, गद्दारी, हर किस्म का केस। जब मैं घर से बाहर निकलता और नए केसेस हो जाते हैं। और केस कौन कर रहे हैं, ये जरा गौर से सुने। केस वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं, 30 सालों से साबित कर रहे हैं। अगर आपने ये चेक करना है, अगर आपने ये पता चलवाना है कि क्या ये मुजरिम है या नहीं है, तो सिर्फ एक काम करें, जो गूगल करें, क्योंकि आप सोशल मीडिया में जो मेरे नौजवान देख रहे हैं, सोशल मीडिया में सिर्फ गूगल कर लें कि इंटरनेशनली इन लोगों की क्या रेपुटेशन है। किताबों में इनकी चोरी का जिक्र है, नवाज शरीफ की चोरी का किताबों में जिक्र है, अखबारों में, बाहर के अखबारों में। कैपिटल्स, एक्लीज हील वो पढ़ लें, वे ऑफ द वर्ल्ड वो पढ़ लें, सूस्किन की किताब, अखबार डेली मेल पे इनके आर्टिकल्स पढ़ लें। मैं बाहर की बातें कर रहा हूं। इनकी बाकायदा करप्शन के ऊपर इनकी कहानियां लिखी हुई हैं कि कैसे मुल्क से पैसा चोरी करके ये बाहर लेके गए हैं। जरदारी को मिस्टर 10%, अखबारों में बाहर आया हुआ है कि इससे हाथ मिलाते हुए ये कहीं गया, डरना कि तुम्हारी उंगलियां आज ये चोरी कर ले। ये इनकी रेपुटेशन है। ये आज एक आर्मी चीफ ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए, गद्दारी किया मुल्क के साथ इन चोरों को ऊपर बैठा के, और इन्होंने नीचे सारा चोरों का और मुजरिमों का सेटअप ले आए हैं। सनाउल्लाह जैसा आदमी किसी फैसलाबाद में पूछे कि कौन सा जुर्म है जो इसने नहीं किया, शरीफों का पूछे, जरदारी का जरा सिंध में पूछे कि इसने क्या 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 जुल्म लोगों के ऊपर नहीं किया। इनको पीछे से जो अपने आप को मुल्क के मुहाफिज कहते हैं ऊपर मुसल्लत कर दिया हमारे। और वो क्या कर रहे हैं आज, वो केसेस कर रहे हैं, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं इमरान खान रास्ते से हट जाए। मेरे ऊपर कातलाना हमला इन्होंने करवाया था और इनके साथ पीछे हैंडलर था। उसके बाद कवर अप ये अब कर रहे हैं
یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی، جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے، وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے۔ وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے 2 دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا، وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو، اس کا کیا کیریکٹر ہوگا؟ اس کے اوپر مسلط کیا گیا۔ وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا، اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں آپ، لیکن یہ 23 آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر، تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر۔ اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا، کیونکہ میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا، یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے، اور یہ ملک جا کدھر رہا ہے۔ اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، اگر آج آپ نہیں جاگیں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے۔ اب ہوتا کیا ہے یہاں، ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں۔ 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں۔ یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں، اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو، جھوٹ ہو، ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی۔ ہم نے فیصلہ کیا 8 کو، 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی، اور پولیس نے اپروو کر دیا، پرمیشن مل گئی۔ اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں، مجھے یہاں زمان پارک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی، اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے، ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے۔ ہمیں حیران کہ ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی۔ جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ میں پوری وہ پہن کے ہیلمٹس، ایک دم پتہ چلے جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے۔ الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا؟ اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں، ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں۔ ہم سب حیران، میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا۔ 3:30 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے۔ اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، مار رہے ہیں، گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس۔ یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں۔ میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں، کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی، کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو۔ تو مجھے پتا تھا، میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو، کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے، وہ جی یار سیکورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے، ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا، اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے۔ تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے، ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے، اس لیے ڈرے ہوئے تھے، ہمیں پتا تھا، اس لیے میں نے روک دیا۔ اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا آپ بھی کر سکتے ہیں۔ چلو جی پھر ہم نے نہیں کی، ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں۔ اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک، جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں۔ مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا، ذرا آپ پہلے سمجھیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں، 72 بند گاڑیاں میرے گھر، 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں۔ تھا کیا ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں،
क्योंकि हुकूमत कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं दे रही थी, हुकूमत खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, मुझे पता है मेरी जान को खतरा है, जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की वो तो सारे इख्तिदार में बैठे हुए हैं। तो मैंने वहां ये कहा कि ये शिफ्ट कर दें केस, और मैंने सिर्फ हाजिरी लगानी थी, वहां कोई ट्रायल नहीं होनी थी, मैंने सिर्फ जाके अदालत में हाजिरी लगानी थी। इसलिए मैंने उनको कहा कि ये शिफ्ट कर दें यहां, क्योंकि वह 2 दफा दहशत गर्दी के अटैक हो चुके हैं जिधर जज भी शहीद हुए और वकला भी शहीद हुए। तो पता है कि वहां कोई भी किसी को अगर वहां आप चले जाएं तो वहां तो डेथ ट्रैप है। तो सिर्फ उसके लिए मेरे ऊपर वारंट निकाल दिए गए, और वारंट लेके ये यहां पहुंच गया, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट। अब ये सुने हैं, ये जो सारी फौज पहुंच गई ज़मान पाक, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट थे। ये वारंट इसके ऊपर सनाव लॉ के ऊपर भी निकले हुए हैं। उससे क्यों नहीं पकड़ा है? वो कहते जी, पुलिस वाला कहते जी हमें वो मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं किधर है वो। तो ये ऐसे नहीं आए सारे, जो फिर यहां ज़मान पाक में हुआ, जिस तरह का हमला किया गया नवाब ज़मान पाक, टेयर गैस, इतनी टेयर गैस कि यहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने दिखाया कितने शेल्स मारे घर के अंदर, वाटर कैनन्स लोगों पे मारी, वो वाली असल गोलियां भी चलाई, कारतूस भी चलाए, रबर बुलेट्स भी चलाई। और उसके बाद यहां मेरे घर के ऊपर मुसलसल हमले होते रहे। कभी आज पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है कि एक पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ उसने हाजिरी लगानी थी इस्लामाबाद में, जो मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं 18 को, जो मैं कल गया हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने अश्योरिटी बॉन्ड दिया। कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दे, जो मेरे वकील इश्तियाक खान ने दे दिया था, वो अच्छा टीवी पे बताया, जान के डीआईजी ना मिले, हम टीवी पे बताया कि हम अश्योरिटी बॉन्ड दे रहे हैं, और कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें तो उसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, वो जान के ना मिले। क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि कोई इंसाफ के लिए मुझे लेके जा रहे थे, वो मुझे यहां पकड़ने आए थे, और पकड़ के लेके जाना था इन्होंने बलूचिस्तान। और उसके बाद इन्होंने इतने ज्यादा केसेस थे कि इन्होंने जेल में ही रखना था जब तक ये इलेक्शन खत्म ना हो जाए, कि ना मैं पार्टी टिकट्स दे सकूं, पीछे जो भी होता है अफरा तफरी के अंदर 2 और लीडर्स पकड़ लें। और सिर्फ कोशिश ये थी कि किसी तरह इमरान खान को, वो जो झूठों की शहजादी, झूठों की मलका जो सारा वक्त लगी रहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि किसी तरह इसको रास्ते से हटाओ। और वो जो एक सजा याफ्ता, जो 30 साल से इस मुल्क के पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन रह रहा है, उसके सारे केसेस खत्म करो और वो यहां वापस आए। ये है लंदन प्लान और लेवल प्लेइंग फील्ड। तो यहां सबको पता चल गया कि इनका मकसद, जब नहीं इश्तियाक खान की मेरी तरफ से अश्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, तो हमें सबको पता चल गया कि तो बदनीयती है, ये तो पकड़ने आए हैं। अब यहां जो लोग लड़े हैं वो इसलिए नहीं लड़े कि उनको कोई पुलिस से बचना था, या उनको कोई खतरा था कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया और ये अदालत से डर रहा है, मुझे वो टिश्यू देना। उनको ये डर नहीं था, उनको ये डर था सारे लोगों को बाहर कि मैं अभी तक यहां उसका पता नहीं क्या इन्होंने छोड़ा, हमारा फैक्टर उसका, उनका सबको ये खौफ था कि ये बदनीयत लोग हैं, ये इमरान खान को जेल में डालेंगे, तशद्दुद करेंगे, जिस तरह आजम स्वाति से किया, शहबाज गिल से, इसलिए तो वो मरने के लिए तैयार हो गए। उनको इनकी नीयत पे शक था कि एक अगर हाजिरी लगाने के लिए मैंने इस्लामाबाद जाना है, जो मैं कह रहा हूं मैंने जाना है, श्योरिटी दे रहा हूं, तो फिर ये क्या करना, ये क्यों इस फोर्स पे 3 तरफ से ज़मान पाक को अटैक हो रहा है, जिस तरह कोई किला नवाज ज़मान पाक, हजारों रेंजर्स आ रहे हैं, 72 बंद गाड़ी आर्मर्ड कार के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो दीवारों से छलांग मार के अंदर आ रहे हैं, जिस तरह पता नहीं कोई कमांडो एक्शन होने लगा। और जो लोग यहां खड़े हुए वो सिर्फ इसलिए, उनको खौफ था कि यहां कानून नाफिज करने नहीं आ रहे, अगवा करने आ रहे हैं, ये कत्ल करेंगे। इन्होंने पहले भी इन्हीं लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया है, इस वजह से नहीं लोग ये खड़े हो गए यहां। मैंने 2 दफा उनको कहा कि मुझे
इतनी ज्यादा नफरी थी और थोड़े से लोग थे, मैंने 2 दफा इन्हें कहा कि देखिए मैं तैयार था, मेरा बैग, मैं जाता हूं। वो मरने के लिए तैयार हो गए, मुझे कहते कि नहीं आपने नहीं निकलना, यहां खड़े हो गए। तो क्यों थे? क्योंकि ये आज मुल्क के हालात हैं। अपनी लॉ एनफोर्समेंट से शक है लोगों को, जिन लोगों ने हमारी हिफाजत करनी है वो उनके ऊपर ही शक है कि वो कातिल हैं। ये खौफ आ गया है, इसलिए वो खड़े हुए यहां। और फिर अगर मुझे कोई शक था, किसी को भी कोई शक था, मुझे तो खैर कोई शक नहीं था कि किस नीयत से आए हैं। मैं अब इस्लामाबाद जाता हूं। कल मेरी पेशी थी, मैंने पहले कहा हुआ था। मैं जब घर से निकला तो मैं अपनी बीवी को खुदा हाफिज कह के, हम दोनों खुदा हाफिज कह के क्या निकले। मुझे पता था या अब इन्होंने मुझे जेल में डालना है और या कत्ल करना है, ये मुझे पता था, तब मैं यहां से निकला। उसके बाद जब हम पहुंचे, जब हमारी गाड़ी पहुंची और थोड़े से लोग हमारे साथ थे, अल्लाह ने बचा लिया। बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, सामने वाली गाड़ी उल्टी और अल्लाह ने बचाना था, बचाया उसने। जब मैं पहुंचा टोल प्लाजा के पास, मुझे कोई शक उस वक्त नहीं था कि इनकी नीयत क्या है। सारा मोटरवे बंद कर दिया। अब जरा ये सुन ले पाकिस्तानी हो कि कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है कि एक आदमी सिर्फ हाजिरी लगाने जा रहा है अदालत में और उसी मैजिस्ट्रेट ने फिर शिफ्ट किया केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसने ये रियलाइज किया कि वहां तो, क्योंकि जिम्मेदारी तो उसकी होनी थी, लोगों ने सब बोल पड़े कि अगर उसको कुछ वहां हुआ तो वो जिम्मेदार होगा, तो उसने डर के शिफ्ट कर दिया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरी हाजिरी थी। अब पुलिस अदालत देखें, मोटरवे बंद हुआ, सिर्फ एक लेन रखी हुई है, सिर्फ एक लेन, ताकि इमरान खान जब निकले तो पीछे से 30-40 गाड़ियां थी, उनको बंद कर दिया जाए। तो एक लेन, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया। एक लेन के अंदर जैसे मैं आगे निकला, मेरी पीछे इन्होंने ब्लॉक कर दिया। वो पुलिस की नफरी, एफसी खड़ी हुई है वहां। उधर से मैं आगे गया, उधर आगे लोग आगे रिसीव करने के लिए, उनके साथ हम आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने पहुंचना है अदालत। अब सोचें कि वहां से लेके अदालत के दरवाजे में मुझे 4.25 घंटे लगे पहुंचने में। क्यों? क्योंकि रास्ते में पहली पुलिस आई, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, आगे देखा फिर पुलिस रेंजर वो खड़े हुए हैं एफसी, उधर फिर उन्होंने टैंक वो लगाए हुए थे कंटेनर्स। यानी सारा इस्लामाबाद मोटरवे एक आदमी के लिए बंद किया हुआ कि वो कितना बड़ा मुजरिम आ रहा है इस कौम का, हाजिरी लगाने सिर्फ। उधर जाके फिर उधर से निकले, उन्होंने फिर बंद कर दिया, जो भी पीछे लोग थे उनको बंद कर दिया। फिर थोड़े दूर आगे गए, फिर उधर रोक लिया, उधर फिर वो कंटेनर्स लगे हुए हैं और वहां फिर भारी अक्सरियत। यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। फिर गए, फिर मैं वहां से आगे निकला, फिर बाकी रोक दिया, ताकि पीछे इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, और मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलोचिस्तान लेके जाना था। ये इनके 2 प्लान थे। जब मैं वहां से आगे गया तो हमारे साथ थोड़े से लोग रह गए थे, पीछे से बंद कर दिया था जो भी आ रहे थे, और वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। जैसे ही हम आगे गए, फिर से लोग जमा होने शुरू हो गए। तब तक सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, खैर पता तो पहले से था, लेकिन जैसे ये पता चला, सब कौम को पता चल गया कि मुझे ये पकड़ने लगे। अब वहां लोग जमा होने शुरू हो गए और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे आप ये सुने जरा, आगे हम जाते हैं, वहां फिर पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई कुछ नहीं होता यहां से। जिस तरह मैं उससे पहले एक रात पहले गया लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़ी लोग मेरे साथ चल के गए। क्यों गए? क्यों? फिर उनको डर था कि रास्ते में पकड़ ना ले। हमने तो किसी को नहीं कहा, चलते चलते यहां पूरा काफिला बन गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक पत्ता टूटा हो या एक गमला टूटा हो, मैं गया वहां अदालत में प्रेजेंट करके मैं वापस आ गया, और वही वापस आ गए, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहां क्या हुआ कि लोग हमारे साथ आराम से चल के जा रहे हैं।
सामने से हम देखते हैं वो टेयर गैसिंग शुरू कर देते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, वहां से टेयर गैसिंग शुरू हो जाती। इश्तियाल दिलवा रहे थे कि किसी तरह ये कुछ करें, कुछ एक्शन हो। अब मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि अफरा तफरी मचली हुई है और वहां टेयर गैसिंग चल रही है और गाड़ी में टेयर गैस आ रही है। अब मैंने पहुंचना था, मुझे पता था कि अगर मैं वहां ना पहुंचा इस्लामाबाद तो इन्होंने मेरे वारंट निकाल दिए, फिर इश्तिहारी बना देना। अब मैं वहां से फिर चला और पुलिस की रुकावटें कंटेनर्स करते करते फिर करीब गया उसके, अब करीब पहुंच गया हूं अदालत के। 4 घंटे लगे यहां तक पहुंचने में। जब वहां पहुंचे, कंटेनर्स, टेयर गैस शेलिंग फिर शुरू हो गई, चारों तरफ अफरा तफरी। मुश्किलों से पहुंचे, उसके बावजूद मैं पहुंचा उसके दरवाजे पे। दरवाजे के बाहर आधे घंटा खड़ा हुआ है और फिर से याद, ये कोई ट्रायल के लिए नहीं गया, सिर्फ हाजिरी लगाने गया था। इतना बड़ा मुजरिम, सारी एफसी पुलिस फोर्स बंद हुआ सारा, हाजिरी लगाने के लिए। अब मैं बाहर खड़ा हूं दरवाजे के, उधर जनाब हम इंतजार कर रहे हैं, अब करें क्या। थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टेयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर। हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ, तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब, मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया और अंदर लोग पहले समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नीयत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां और या पकड़ना था। अब कत्ल कैसे करना था? अब जब इन्होंने मुझे, अब वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। अब दरवाजे पे हम खड़े हैं और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई। होना क्या था, वहां रिएक्शन आना था लोगों का। जो लोग ऊपर तो सारे चढ़े हुए थे, जो रिएक्शन आना था उन्होंने उस रिएक्शन के अंदर प्लान करना था कि किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करे और कहें जी ये इंतशार हो गया, उसमें मारा गया। पूरा प्लान बना हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले कहता गया, 2 महीने पहले कहता गया मुझे, जब इन्होंने कत्ल करने की कोशिश, उससे पहले कहता गया कि इनका प्लान बना हुआ है, दीनी इंतहा पसंद के जरिए उसका नाम लेंगे कि जी बहाना मारेंगे, दीनी इंतहा पसंद है, प्लान इन्होंने किया था कि मुझे कत्ल करना है। मैं 2 महीने पहले कहता गया और वो हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि ये खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान जिंदा रह गया तो ये जो इलेक्शन है ये तो जीत जाएगा, चाहे वो जेल में भी हो। डरे हुए हैं कि अगर वो वापस आ गया तो इनका क्या बनेगा। ये सिर्फ जाती मुफादात, ये 2 खानदानों को अपने डॉलर्स की पड़ी हुई है जो उन्होंने 30 साल की मेहनत से चोरी करके बाहर लेके गए मुल्क से। और यहां और भी लोग डरे हुए हैं कि अगर ये आ गया तो शायद पता नहीं क्या कर देगा वो। तो उस खौफ से ये एक ही रास्ता इन्होंने ढूंढा कि इसको हटाए, और ये लोगों को भी पता था। जो मैंने कल इस्लामाबाद में वहां देखा है, मैं आज आपको यह कह दूं कि जिस तरह इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, लाठीचार्ज की, जो मैंने लोगों की उस वक्त उनका जो जज्बा और उनकी जो शक्लें देखी, उनको किसी चीज का खौफ नहीं था। वो खौफ खत्म हो चुका है। अगर मैं गाड़ी वहां तेजी से बाहर ना निकालता, मैं आज आपको कह रहा हूं कि वहां वो होना था, सीधा सीधा खून होना था। इन्होंने उनको इश्तियाल दे रहे थे, उन्होंने रिएक्ट करना था और उसके अंदर वो सबके हाथ से गेम चली जानी थी। मैं गाड़ी में बैठा था, मैं क्या कर सकता था? मुझे तो नहीं पता, ना मैं कुछ कर सकता था ना मैं बोल सकता था। मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। वो तो बाद में मैंने तस्वीरें देखी हैं जो सोशल मीडिया पे आई, मुझे अंदाजा हुआ कि हुआ क्या वहां कत्लेआम होनी थी और ये सारा मुल्क में फैल जाना है। ये जो अब हालात हैं, ये मैं आखिर में आपसे एक बात करूंगा कि ये इस वक्त अगर होश ना ली, ये सबके हाथ से निकलने लगी है बात। और ये नजर आया है वहां जो हुआ है, जो कल इस्लामाबाद में जो कल हुआ है, वो किसी से कंट्रोल नहीं होना था अगर वो आगे चली जाती चीजें। हम बाहर निकले, इन्होंने टेयर गैस शेलिंग की, हम उधर गए और शुक्र है अकल आ गई मजिस्ट्रेट साहब को कि हाजिरी लगवाने के लिए मैं बाहर गाड़ी में मेरी हाजिरी लगवा ली। शुक्र है तब तक लोग जख्मी हुए, हमारे लोग इन्होंने वहां से पकड़ लिए।
اب اس کے بعد اب میں آتا ہوں جو سب سے کہ شکر ہے میں نے کل آپ کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ مجھے جو غصہ اور جذبات تھے وہ اس سطح پہ پہنچ گئے تھے، میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب جب میں وہاں جاتا ہوں، ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے، اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں، گھر کا دیوار توڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھس جاتے ہیں۔ اور گھر میں اس وقت کون تھا؟ صرف بشرا بیگم اور ان کے ساتھ 2-3 ملازم، ایک چوکیدار تھا، ایک خنسامہ تھا، باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے 5-6 یا 10 ہوں گے، وہ اندر آ گئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا، سارا زمان پاک سیل کر دیا، کنٹینر لگا دیے۔ پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں۔ میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے چادر اور چار دیواری کی، کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتہ ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں، اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دیواریں توڑ کے گھر میں آتے، جب صرف پتہ ہے کہ ایک پردہ دار، ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے، جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے، جو گھر میں رہتی ہے، وہ گھر میں ہو، ان کے ساتھ صرف ملازم ہو، اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ بتائیں، اگر آپ کے اندر غیرت ہے، اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے، ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں۔ جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے، حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں، اس کے خوف دور کر دیتا ہے۔ تو جو چادر اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے، چھوڑے اسلام، دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے، ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں، وہ اکیلی گھر میں ہے، اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد، اس طرح کا گھر میں کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے یہ بتائیں، پولیس والے، آپ آفیسرز، آپ کے گھر میں ہی ہو، اگر آپ میں غیرت ہے، لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں، وہ غیرت مند لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے، اور وہاں یہ پولیس ہلا بول دیتی ہے، اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں، بےچارے 5-6 وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے، ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور سارے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو۔ یعنی اتنے بے شرم، یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا، ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ یاد رکھیں، یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا، قائد اعظم جو اس ملک کے، جنہوں نے جدوجہد، پتا تھا کینسر سے مر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پوری جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے۔ کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون، یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا، مجھے بتائیں کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور یہ اب ذرا سنیں، قانون کیا تھا؟ پرسوں رات میں جاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں شام کو، وہاں کے
जज साहब तारिक सलीम वहां इनके गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल जो असिस्टेंट थे उनके सामने वो क्या कहते हैं कि अगर आपने इमरान खान के घर में जाना है किसी चीज की तफ्तीश करने, तलाश करने, तो उन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट का एक एसपी पुलिस, उसका नाम भी लिया, उसका नाम लिया, वो जाएगा, एक हमारी तरफ से होगा और वो तफ्तीश करेगा जाके। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मेरे घर में तो सारी फौज आ गई एक मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर। मैं एक मैजिस्ट्रेट की वो साइन करने के लिए यहां भी और उधर सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया। तो जो हाई कोर्ट के जज साहब ऑर्डर करते हैं कि इमरान खान के घर की अगर आपने तफ्तीश करनी है, तो वो बताते हैं कि एक ये एसपी पुलिस आएगा और दूसरा हमारी तरफ से कौन होगा। अब मुझे ये बताएं कि कोई इनको शर्म नहीं थी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर, जब इनको पता था कि उन्होंने ऑर्डर क्या किया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुबह, क्योंकि बदनीयत और बेगैरत लोग हैं, ये जो आईजी है सबसे बड़ा, इनको शर्म नहीं आई कि ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट गए और एंटी टेररिस्ट कोर्ट को कहते हैं कि जनाब हमने सर्च वारंट करनी है इमरान खान की। ये सर्च के नाम पे हुआ था, ये जो लूटमार हुई है मेरे घर में। और ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट क्या कहता है? ये एंटी टेररिस्ट सर्च वारंट कहता है मैं तुम्हें इशू कर रहा हूं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेटिंग, जो इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये सुन ले जरा, जो इंचार्ज है इन्वेस्टिगेशन का वो ऑफिसर, उसने एक लेडी पुलिस ऑफिसर से आना था यहां, और वो होनी थी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। सो दो लोगों ने आके मेरे घर में रिसर्च करनी थी। ये इन्होंने छुपाया, जो हाई कोर्ट का है, ये पुलिस, ये बदनीयत आदमी ने छुपाया जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था, उसको छुपा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाते हैं कि जी हमने यहां तफ्तीश सर्च करना है। और वो भी कहता है कि सिर्फ एक खातून ऑफिसर आ सकती थी और एक और सर्च ऑफिसर। यहां जो है सारी फिल्में हैं इस कि यहां क्या होता है, ये कैसे आ जाते हैं, किस कानून के तहत आते हैं और किस कानून के तहत घर को लूट के लेके जाते हैं, चीजें लूट के। मेरा दरवाजा किस कानून के तहत तोड़ा? क्या किसी ने कहा था कि आप नहीं आ सकते? और क्या शर्म नहीं आई इनको? इन बेगैरतों को शर्म नहीं आई कि यहां एक खातून, जो पता है कि हस्बैंड नहीं है घर पे, पता होते हुए जो आके इन्होंने यहां किया? कोई शर्म, कोई गैरत नहीं थी इनमें, और इनमें नहीं होगी, क्योंकि बेगैरत लोग ऐसी हरकतें करते। बेगैरत लोग बुज़दिल होते हैं, झूठे होते हैं। और ये जो आईजी है, ये बैठ के जो झूठ बोलता है, जब आप गैरत होती है ना, अपने आप झूठ बोलते हुए डरते हैं। आप क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर आपका झूठ सामने आ गया तो आपको दुनिया के सामने शर्म आएगी। जब आप बेशर्म होते हैं तो तब आप ऐसी बातें कहती हैं कि जी मेरी तो लंदन छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब आपके 4 महंगे तरीन लंदन के इलाके में घर है, जो भाई साहब आपका कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन के हैं वो, तो कोई शर्म नहीं होती। तो तब आपके पास अगर शर्म नहीं है, आप कुछ भी कह दें। तो झूठ पे झूठ बोलने वाला आदमी, शर्म नहीं इसको आई कि जिले शाह जैसा एक मलांग, एक आदमी जिसके पास सिवाय प्यार के कुछ भी नहीं था, एक स्पेशल पर्सन, सारे यहां जो बाहर थे उसको सब प्यार करते थे क्योंकि वो सबको प्यार देता था, उसको तशद्दुद करके कत्ल किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सारे सोशल मीडिया पे है कि किस तरह उसको कत्ल किया गया। और ये पहले मेरे ऊपर केस लगा देता कत्ल का उसका, और फिर 3 दिन के बाद कहता है दान निकाल के, नहीं जी वो तो एक्सीडेंट हुआ था। इस तरह के ऑफिसर्स को अगर पुलिस को खुद निकालना चाहिए, क्योंकि सारी पुलिस को बदनाम कर रहा है। ये वो लोग हैं जो जराइम पेशा हैं, जिनको ऐसे लोगों को, ये शरीफों को पसंद है या जरदारियों को पसंद है, क्योंकि वो भी जराइम पेशा हैं, उनको भी इस तरह के लोग पसंद हैं जो टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं और शर्म नहीं आती इनको। और फिर यहां आके जी क्लैशनिकोवें मिल गई, तो जी यहां आके कोई पता नहीं शराब की बोतलें मिल गई, फिर पेट्रोल बॉम्ब मिल गया। और अहमको, पेट्रोल बॉम्ब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बोतल में तेल डाला और उसको फेंक दिया, वो पेट्रोल बॉम्ब होता है।
کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بم آیا ہے. جھوٹ بولنے نقل میں بھی عقل چاہیے. اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی پلاسٹک بوتلوں میں پیٹرول بم دکھا دیا. تمہارا ساری دنیا میں مذاق اڑے گا کیونکہ تم بیوقوف، اور بیوقوف بغیرت بھی ہو، بیوقوف بھی ہو. یہاں کے جا کے جھوٹ بول رہے ہیں جی کلیشنکوفیں مل گئی اور یہ مل گیا. کتنی دفعہ عمران خان نے کوئی گولیاں چلوائی ہیں اور انتشار پھیلایا؟ بتائے نا. 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں، بتائے نا مجھے کتنی دفعہ کیا. اور میں آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب وقت آ گیا. میں نے اپنے سارے آج وکیل اکٹھے کیے. ہم نے ایک ایک آفیسر جو پولیس والا یہاں گھسا ہے ان کے اوپر ہم کیس کر رہے ہیں. ہم لاہور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ لکھوا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے گھر کے اوپر ہلہ بولا ہے. میں الیکشن کمیشن کو آج پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی جس طرح کی آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے؟ ہم نے پہلے دن سے آپ کو کہا کہ یہ جو آدمی محسن نقوی جو زرداری کا بیٹا ہے، کیا یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر بنے گا؟ اس طرح کا کیریکٹر لیس آدمی جس کے اندر کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے، کیا اس کو یہاں اوپر بٹھا کے یہ الیکشن کروائے گا؟ وہ سارا کچھ کر رہا ہے سوائے الیکشن کروانے کے. کیا الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی آپ کتنی بے عزتی کروا رہے ہیں، ملک میں اپنے آپ کو کیسے ننگا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا؟ اس طرح کی انتقامی کارروائی کبھی کسی کیئر ٹیکر نے گورنمنٹ نے کیا؟ کیا یہ کام ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا؟ یہ آفیسرز لگانے کا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ سارا جتنا وہ ضلع شاہ کا خون اور جو لوگوں کو مارا ہے وہ آپ کے اوپر بھی ہے. اس کے اوپر نقوی اور یہ محسن نقوی پہ بھی کیس ہم انشاءاللہ ہمارا قتل کا ہوگا، ضلع شاہ کا. یہ آئی جی اس کے اوپر بھی کیس ہوگا اور جتنے پولیس آفیسر انوالوڈ ہیں ہم سب پہ کیس کریں گے. میں اپنی آج عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر بہت بڑا یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. مجھے پتا ہے یہ ساری فورسز ایک طرف ہیں، مجھے پتا ہے یہ نامعلوم افراد پورا پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں. آپ صرف عدالتیں بچا سکتی ہے. یہاں جنگل کا قانون جو آ گیا ہے جو مرضی جس کا چاہے، اگر ان کو فکر ہوتی کہ ان سے انصاف کیا جائے گا، ان کا احتساب کیا جائے گا، تو یہ کرتے ہی جو انہوں نے کیا. دان نکال کے لوٹ رہے ہیں گھر کو، ڈنڈے مارے بیچارے 5-6 ورکرز. اور پھر وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھیلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آ گئے. یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صرف اور صرف ذات کے لیے آتے ہیں، پالیٹکس کے لیے. پیسہ چوری کے اور باہر بھجوا دیا، مہنگی مہنگی چیزیں خریدنی، یہ باہر ان کے بزنسز بھی باہر، پراپرٹیز بھی باہر، بینک بیلنسز بھی باہر، سرجریز بھی باہر. ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے؟ ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ انتشار پھیلاؤ، جاگ پنجابی جاگ. وہ کوئی کہتا ہے سندھو دیش. جب مصیبت پڑتی ہے کیوں کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا، رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، یونائٹ کرتے تھے انسانوں کو. وہ لیڈر کی نشانی ہے. اللہ کا کرم ہے یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو پاکستان کو قوم بنا رہی ہے. یا ہر قسم کے لوگ تھے، پشتون تھے، پنجابی تھے، سندھ سے لوگ آئے تھے، بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، گلگت بلتستان سے آئے تھے، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے. قوم بن رہی ہے، ظلم کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، جاگ رہی ہے قوم. سب سے بڑا تو اس اندھیرے کے اندر یہ روشنی ہے کہ ایک جاگی ہوئی قوم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، خوف کا بت توڑ رہی ہے، فیصلہ کر لیا کہ حقیقی آزادی ملے گی، نہیں تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نے غلامی نہیں کرنی. یہ وہ قوم بن رہی ہے. اور یہ سارا وقت جو جھوٹوں کی ملکہ پھر رہی ہے کہ جی یہ کر دو، اس کو جیل میں ڈال دو، وہ کر دو، میرے باپ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو چھوڑ دو، لیول پلئنگ فیلڈ کر دو. اور اس کے حکم سنے جا رہے ہیں. کون سن رہا ہے اس کے حکم؟ کیا وہ جو لنڈن پلان کا حصہ ہے وہ سن رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان قریب آ گیا ہے؟ اس کے قریب آ گیا ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے، میں پھر سے کہتا ہوں، گیم نکلنے لگی ہے. میں جب یہاں اندر بیٹھا تھا
सारी रात यहां जो इन्होंने हमले किए मेरे घर के ऊपर, बार बार रेंजर्स, पुलिस, क्या मुझे पता था बाहर क्या हो रहा है? क्या मेरे कंट्रोल में था उस वक्त क्या हो रहा है? मेरे तो जब तक कंट्रोल में चीजें हैं तो मैं तो उनको पुरअमन आइन के बीच में रखता हूं। लेकिन जब यहां आप इंतशार फैला देंगे, जो कल हुआ है वहां इस्लामाबाद में, तो ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। और ये जब किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी तो ये श्रीलंका को आप भूल जाएंगे। ये वो जाएगा जो ईरान का इनकलाब है। आज लाहौर के अंदर गंदम की बोरियों, आटे की बोरियां लूटी गई हैं। इन्होंने आके मुल्क का मायशत तबाह करके रख दिया, महंगाई वहां पहुंचा दी। आज आटा जो हमारे दौर में 55 रुपए किलो बिक रहा था, आज एक दिन में 50 रुपए बढ़ गया। पहले ही 110-15 रुपए का था। तो ये जिस तरफ जा रहा है, यहां तो तबाही मचने लगी है कि पहले तो महंगाई इतनी, बेरोजगारी साथ, लोगों के हालात बुरे, ऊपर से ये जुल्म कर रहे हैं कि जो बात करेगा उसके ऊपर डंडे बरसा दें, उनका मुंह बंद कर दें, चैनल्स बंद कर दें, जो इमरान खान को चैनल दिखाती है उसको बंद कर दें, जो एंकर बात करता है उसके पीछे पड़ जाएं, अरशद शरीफ को कत्ल करवा दें बाहर। और सिर्फ मकसद है कि किसी तरह मुंह बंद हो, हम कंट्रोल कर सकें। ये कोई कंट्रोल अब नहीं कर सकता। जो मैं हालात देख रहा हूं पाकिस्तान के, ये अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। रास्ता एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शंस का। और अगर इंशाल्लाह बुध को हम मीनार पाकिस्तान कर रहे हैं, और मैं आपको यह भी कह दूं कि इन्होंने हमारे से एग्रीमेंट की कि पीर को इन्होंने हमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने देना है, और फिर गए उधर से, फिर कैंसिल कर दिया। अब हम बुध को कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान, और मैं चाहूंगा कि सारा पाकिस्तान देखे। रेफरेंडम होगा वो कि कौम खड़ी किधर है। सारों को पता चलेगा कि ये मुल्क किधर, अवाम किधर खड़ी है, और ये जो चोरों का टोला और जराइम पेश टोला है और इनके जो हैंडलर है वो किधर खड़े हैं। अपनी किबला दुरुस्त करें, वो स्टेज ना आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि सारे जो आप सोच रहे हैं कि हम डंडे मार के ये भेड़ बकरियों को कंट्रोल कर लेंगे, वो भेड़ बकरियां तब तक रहती है जब तक शऊर नहीं होता। जब इंसान में शऊर हो जाता है उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। वो जब शऊर का जिन बोतल से निकला आता है वो वापस नहीं डलता। मैं जो ये देख रहा हूं और जो कल मैंने देखा है, ये अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। एफआईआर पे इमरान खान के 96 एफआईआर कर दिए। जब बाहर निकलता हूं एफआईआर, तो क्या इससे कुछ रुक जाएगा? क्या इमरान खान को आप जेल में डालेंगे, बलूचिस्तान में कुछ रुक जाएगा? हां, कत्ल का आपका प्लान बना हुआ है, वो कत्ल करेंगे, उसके बाद क्या होगा? सोचा है? क्या सोचा है? वो नवाज शरीफ वहां कहता है जी 15 बेनजीर को 15 दिन लगे थे सबको चुप होने में, यहां 1 महीना लग जाएगा। वो उसने तो बाहर भाग जाना है, इन्होंने भी अभी थोड़ी देर के बाद बाहर भाग जाना है। जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, और मैं वो पुलिस वालों को कह रहा हूं, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और आज से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे केसेस आपके, और आप सबको हिसाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं लाहौर के लोगों को मीनार पाकिस्तान में बुध को आप सबसे मेरी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।